अभी लिंक नहीं मिला है। तो वो कब तक ज्वाइन करेंगे सर? अरे उनको लिंक नहीं मिला, एक बार दोबारा भेजिए, दोबारा मेल करिए लिंक उनको। Welcome sir, welcome all, welcome everyone, a very good evening. Our today's topic is UPDA की पाठशाला. This is presented by Uttar Pradesh Diabetes Association, and for the CME our digital partner is Clarnet. Sir, Clarnet is the digital platform for the CME of the doctors. So now I am playing the Clarnet video. Okay, sir. Now I am just handed over the session on Dr. Sanjay Arora, our today's moderator. He is the MD of Medicine, member of CSI, member UPDA RSSDI. Also, he did the fellowship in diabetes, CMC Vellore, Diabetes India. He also the fellow UPDA, the joint secretary API Lucknow chapter, and the secretary of UPDA. Sir, you can all start the session. Thank you so much. धन्यवाद। उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन में आपका सबका स्वागत करता हूं। आज इस पाठशाला में UPDA की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज जैसे हमने बताया था Sir, we can't hear you, sir. Please check your आवाज नहीं आ रही है। पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम लोग के साथ। Sir, your voice is not coming good, sir. Please check your audio. It's very low, sir, actually. चलने दीजिए, सुन पा रहे हैं हम लोग थोड़ा बहुत। लगता है कि डॉक्टर संजय की आवाज नहीं आ पा रही है, तो हम लोग कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम लोग आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर संजय की बात हम लोग बाद में सुन लेंगे। और आज के हमारे मुख्य वक्ता, जैसा कि पता है आप सभी को कि आज का जो हम लोगों ने टॉपिक रखा था वो रखा था चर्चा का कि मधुमेह में हम गुर्दा रोग से बचाव कैसे कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि गुर्दा रोग और हृदय संबंधी रोग यही दो ऐसे रोग हैं जिनसे मधुमेह के अधिकांश रोगी अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो आज के हमारे वक्ता प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी हैं, जो कि मेरा ख्याल है पूरे विश्व में और भारत भर में बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं। सर गुर्दा रोग विशेषज्ञ भी हैं, मधुमेह विशेषज्ञ भी हैं, गुरुओं के गुरु हैं। और हमारे BHU में काशी विश्वविद्यालय में जो IMS है उसमें सर प्रोफेसर हेड रहे हैं और वर्तमान में भी सर काफी हम लोगों को ज्ञान वर्धन कर रहे हैं हम लोगों का। और जितनी भी संस्थाएं मधुमेह से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं सबके सिरमौर रहे हैं सर।
चाहे वो यूपीटीए हो, इसके प्रेसिडेंट रहे हैं और उसी के रूप में सर आज हम लोगों के सम्मुख है। और RSSDI यूपी चैप्टर को भी सर ने हेड किया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के भी सर चेयरमैन रहे हैं। तो सर का बहुत ही काफी योगदान रहा है हर प्रकार से मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाने में। तो मैं अधिक समय न लेते हुए प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी सर से आग्रह करता हूं आज कि अपनी वक्तृता प्रारंभ करें। इसके पश्चात हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर समीर गुप्ता हैं जो हमारे साथ सर से प्रश्न पूछेंगे। डॉक्टर समीर गुप्ता केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS MD हैं, MD मेडिसिन हैं और लखनऊ शहर में अपनी प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही प्रख्यात डायबिटोलॉजिस्ट हैं जो कि बहुत पैनी नजर रखते हैं मधुमेह पर और मधुमेह के संबंध में उनका काफी ज्ञान है। कई प्रकार के सेमिनार आयोजित कर चुके हैं, कई प्रकार के व्याख्यान दे चुके हैं मधुमेह से संबंधित डॉक्टर समीर गुप्ता। तो इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी सर से आग्रह करते हैं कि वो आज की अपनी वक्तृता प्रारंभ करें। तब तक आप अपने सभी प्रश्न तैयार रखिए। आपके प्रश्नों को डॉक्टर समीर गुप्ता और मैं पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पराक्रमी हमारे अभिन्न मित्र डॉक्टर नरसिंह वर्मा, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है सर। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम अपनी मातृभाषा में, प्रदेश की भाषा में, देश की भाषा में कुछ पठन पाठन कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। और यह प्रयास डॉक्टर पंकज अग्रवाल जो गाजियाबाद के निवासी हैं उन्होंने प्रारंभ किया था, जुड़े हुए हैं और वो जुड़े हुए हैं और हम उनके भी बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हम सबको उत्साहित करके रखा हुआ है। यह पाठशाला है और यह हमें अपने बचपन के प्रारंभिक दिनों में ले जाती, जब हमारी प्रारंभिक शिक्षा हो रही थी गांव में और हम पाठशाला में ही पढ़ते थे। बल्कि उन दिनों देश को स्वतंत्र हुए 4 ही 5 वर्ष बीता था जब हम विद्यालय में जाना शुरू किया हमने, इसलिए उसे मदरसा कहा जाता था। तब मुझे ये ज्ञान नहीं था कि मदरसे का क्या अर्थ होता है, और जो वहां अध्यापक थे उन्हें मुदर्रिस कहा जाता था। अब धीरे धीरे पता चला उसका क्या अंतर है। लेकिन ये बड़ा सुखमय है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम उस विषय में बात करते हैं अपनी भाषा में, और जो हमारे श्रोता हैं वो ऐसे चिकित्सक हैं जो कि जिनसे कि आपकी आवाज डूब गई सर। हमारी आवाज टूट रही है? नहीं सर, अब नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपका फोन आ गया था इसलिए। अच्छा, किसी का फोन दूसरे, मेरा फोन नहीं था। अच्छा, किसी और। मैंने दूर घंटी रखी हुई है। हम अब मधुमेह के कुछ दुष्परिणामों के बारे में बात करेंगे। मधुमेह, मधु अर्थ है मीठा का और मेह है वृष्टि का। काशी में भगवान शिव के कोप से वो कुपित हो गए अपने भक्तों, उन अंध भक्तों के ऊपर जिन्होंने कि यज्ञ के दक्ष विध्वंस करते समय वो सारे हविष्य पदार्थ खा लिए जो कि वर्जित थे, और उन्होंने कुपित होकर के श्राप दिया कि जो नियम, संस्था, धर्म और कर्मकांड का पालन नहीं करता, उसकी अवहेलना करता है, कुपित होकर के उसके लिंग से ही यह सब बाहर निकल जाएगा। और इसलिए वहां से मधुमेह की वर्षा हुई और वो सबके सब उस रोग से दुखी हो गए जिन्होंने यज्ञ ध्वंस किया हुआ था। अर्थ ये है कि अगर हम आहार विहार जीवन में अपने नियंत्रण ना रखें तो दुनिया भर में हर वर्ष लगभग 50 लाख लोग मधुमेह के कारण अपनी आंखों को खो देते हैं। मस्तिष्क में उनको आघात होता है जो 4 गुना ज्यादा है। मधुमेह से हमारे गुर्दे खराब हो जाते हैं जो सामान्य से 2 गुना ज्यादा है। हाथ पैर और बधिरता, नसों में कमजोरी आती है, रोगियों को हृदय रोग हो जाता है, बार बार मूत्र में संक्रमण होता है, और उसके बाद पैरों में सूजन आ जाती है। और यहीं से हमें थोड़ा सा आभास मिलता है कि अब व्यक्ति गुर्दे के रोग से संक्रमित हो सकता है। हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे सामने ये आएगी स्लाइड, इसमें कम से कम अधिक से अधिक हम आपको से हिंदी में बात करें, यद्यपि इसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा। और जो जब गुर्दे संक्रमित होते हैं उसके लिए एक शब्द है, वो उसकी इकाई पर निर्भर है। उस इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन,
और जब उसमें शोथ हो गया तो उसको कहते हैं नेफ्रोपैथी। तो अब हम उसके कारण जानेंगे, उसके लक्षण जानेंगे और उसके उपचार के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। यह एक, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्लाइड, जो बताती है कि जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है उसके साथ साथ वसा की भी मात्रा बढ़ती है, जिसको डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। यह रक्त में प्रवाह के में भी दोष पैदा करती है, हीमोडायनेमिक्स इफेक्ट। यह उपाचय की क्रिया में भी अवरोध करती है, जिसको हम मेटाबॉलिक कहते हैं। यह प्रदाह कहती है, जिसको हम इन्फ्लामेटरी कहते हैं। और ये बहुत सारे तंतुओं को जन्म देती है जो अवांछनीय, जिसको हम फाइब्रोटिक कहते हैं। और सब के सब ये संकेतों के ऊपर आधारित हैं। ये मॉलिक्यूलर सिग्नल्स हैं, जिसमें कि TGF बीटा है, एंडोथिलीन है और रास है। ये रक्त के प्रवाह का नियंत्रण करते हैं, कितने प्रवाह से गुर्दे में रक्त जाएगा, संचारित होगा और वहां से वापस आएगा। मेटाबॉलिक अर्थ हुआ कि जो हमारे पास शर्करा है वह शक्ति के लिए जो उसका प्रदाह होता है उसमें बहुत सारे अणु निकलते हैं और ये सब के सब ये मेटाबॉलिक है, जिसमें कि एक एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट है। दूसरा NADPH है, ये क्रेब साइकिल से निकलता है। ऊर्जा का जब दहन होता है और जब हम ATP पैदा करते हैं ग्लूकोज से, तो उसमें हमारे पास ATP निकलता है, NADPH भी निकलता है और एक हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी निकलती है, जिसको रॉस कहते हैं। और एक TGF बीटा निकलता है, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा। इसी तरह मेरे पास ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर अल्फा भी है। मेरे पास सिंपैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन के भी तत्व हैं और वो सारे तत्व हैं जो कि बहुत सूत्रों का निर्माण करते हैं। फाइब्रोटिक, TGF बीटा, वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, जो कि रक्त नलिकाओं के अंदर कई उसकी संख्या बढ़ाते हैं, वे तंतु, और ये सब मिलकर के उन संकेतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसको हम की PKC कहते हैं। और एक हमारे पास संकेत है जैक और स्टैट, ये सबसे नया वाला है और यह मिलकर के NF कैपा बी के साथ हमारे गुर्दे में सूजन पैदा करते, उसका आकार बढ़ जाता है, हाइपरट्रॉफी। जो गुर्दे की नलियों को, रक्त वाहिनियों को इकाई में जोड़ते हैं, उनसे कहते हैं मेसेंजियम, उनमें शोथ हो जाता है। हमारे रक्त प्रवाह के कारण जो मूत्र प्रवाह वाली नलिकाएं छोटी छोटी, उनको ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस कहते हैं। हमारे गुर्दे भी उसकी इकाई सिकुड़ जाती है और समूची किडनी सूख करके एक जैसा सूखा फल हो, कभी आपने बैर के बीज देखे हो, उस तरह के आकार में हो जाती है, या एक सुपारी की आकार में सूख करके हो जाती है। किडनी फाइब्रोसिस इसको कहते हैं। मतलब पूरा जो क्षेत्र है मूत्र के छानने वाला, रक्त को छानने वाला और सारे दोषों को दूर करने वाला, वो संक्रमित हो जाता है। ये रक्त नलिकाएं हैं, जिसको अफरेंट कहते हैं, आने वाली रक्त नलिका। ये हमारे पास बाउमेंस कैप्सूल है, जो उसके वैज्ञानिक के नाम पर है, और ये कैपिलरी से छोटी वाली नलिकाएं हैं, ये बाहर निकलने वाला है। यहाँ पर रक्त का दबाव कम से कम 35 से 40 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर होता है, यहाँ पर 10 से 15 होता है इफरेंट में। और इसके बाद इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि जल के कारण होता है, जिसमें कि मूत्र का अंश है, वो 10 मिलीमीटर होता है और 10 ही मिलीमीटर यहाँ पर रक्त का होता है। कुल मिला के हमारे पास 20 मिलीमीटर मरकरी का रक्त दबाव होता है कैपिलरी के अंदर और बाहर, तो ये बराबर हो जाता है। अब बचा 20 का अंतर यहाँ, 10 का अंतर यहाँ, तो 10 से 5 मिलीमीटर मरकरी हमारे पास दबाव है, जो कि मूत्र को बनाने में सहायक होता है। इसके साथ साथ जो कुछ छन के आता है उसमें बहुत आवश्यक पदार्थ होते हैं, तो उसको पहली क्रिया को कहते हैं फिल्ट्रेशन, छानना। दूसरी क्रिया को कहते हैं अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन। तीसरी क्रिया को कहते हैं सिक्रीशन, पुनः अवशोषण के बाद वह दोबारा हमारे रक्त नलिकाओं से निकल के मूत्र मार्ग में आती है और अंततो गत्वा वो पुनः शोषित कर ली जाती है। तो कम से कम 99% अंश पोषक तत्व छनने के बाद वापस चले जाते हैं। 1% अंश जो रह जाता है वो यूरिया का है, क्रिएटिनिन का है, कुछ लवण है, वो सबके सब मूत्र में निकल जाते हैं। क्या होता है उनके अंदर नलिकाओं में?
जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिस पर आधारित है हमारी रक्त नलिकाएं, उसमें पहले शोध होता है। क्यों शोध होता है? वो प्रोटीन है और हमारे पास रक्त में जो शर्करा की मात्रा है, शुगर है, तो इसको कहते हैं ग्लूकोज, और प्रोटीन से मिलकर को बनाता है ग्लूकोजामीन। हम हाई स्कूल में इंटरमीडिएट में अपने समय में प्रयोग करते थे। शुगर के साथ हम अमीनो एसिड डालते थे, प्रोटीन डालते थे, और जब परख नली में गर्म करते थे तो उसमें एक पदार्थ बनता था जिसको हम ग्लूकोजामीन कहते हैं। यह हाइग्रोस्कोपिक होता है, यह तत्व को नाश करता है। इससे हमारी जो ये नलिकाओं की दीवार है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, शोथ हो जाता है। शोथ होने के साथ साथ उसके बीच में जो स्थान है वह स्थान भारी हो जाता है, उसको कहते हैं डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस। और उसके बाद वहां पर निकल करके बाहर बहुत सारे तत्व, प्रोटीन के तत्व, फाइब्रिन के तत्व, छोटे छोटे तंतु, बहुत सारे वहां रक्त कणिकाएं, सब के सब निकल करके एक छोटा सा उभार बनाती है, उसको हम नोड्यूल कहते हैं, काइमल स्टील विल्सन नोड्यूल। और इस प्रकार से पूरे के पूरे गुर्दे में शोषण की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यह सामान्य है। ये हमारे पास 3 से 5 कैपिलरी की संख्या होती है। ये मेसेंजियल सेल है छोटे छोटे, और ये लूप है, ये पोडोसाइट है, ये वो अंश है एपिथेलियम का जो कि हमारे एलेंट्रॉयस से आता है, जिसके बीच में, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है मोटा वाला, ये सामान्य दिशा है। ये छोटे छोटे पोडोसाइट है, इनके बीच में कम से कम 90 आर्मस्ट्रॉन्ग डाल्टन का एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे कि एल्बुमिन नहीं जा सकता, आवश्यक पदार्थ ही जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन जा सकता है। जब इसमें दोष होता है तो जो प्रोटीन का जो उसका जो रेडियस है, उसकी जो सीमा है, वो बढ़ करके 110 आर्मस्ट्रॉन्ग वो नहीं निकल पाती। अब जब ये बड़ा हो गया, 120 130 हो गया, वो प्रोटीन बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ये देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे पोडोसाइट बड़ा हो गया, इसके बीच में क्षेत्रफल बढ़ गया, बहुत सारे मेसेंजियल सेल आ गए, ये पोडोसाइट के अंदर शोथ हो गया। शोथ होने से इसके अंदर नेगेटिव, ये प्रोटीन है और प्रोटीन हमारे एल्बुमिन है, और दोनों एक दूसरे को दूर करते हैं, लेकिन जब इसके अंदर शोथ होता है तो ये चार्ज समाप्त हो जाता है, और इस प्रकार प्रोटीन हमारे मूत्र के मार्ग से बाहर निकल जाता है। यह गुर्दे की विकृति का बहुत आम कारण है। जब हम लोग विद्यार्थी थे, आज के 40-50 वर्ष पूर्व, तो कहा जाता था कि 1/3, अब 50% से ज्यादा जो हमारे डायलिसिस वाले रोगी हैं उन्हें डायबिटीज की बीमारी है, और 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें की किडनी, जिनकी कम से कम 1 या 2 स्थिति में, तमाम उसके स्टेज होते हैं, हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे, वो खराब हो चुके होते हैं। क्या क्या कारण होते हैं इसके होने में, तब हम उसका बचाव करें। शर्करा की मात्रा ठीक नहीं है, शुगर हमारा ठीक नहीं है, बहुत लंबी अवधि है डायबिटीज की और उसका हमने ख्याल नहीं किया। बहुत सारे और हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशन आ गए रक्तवाहिकाओं में। कुछ लोग जो विशेष प्रजाति के हैं, एशियन, बीमा इंडियंस, उस जो वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार का जीन है जो हमें इसके लिए, जिसकी संभावना बहुत अधिक बनती है। ब्लड प्रेशर बहुत अनियंत्रित है, हमारे परिवार में डायबिटीज की परंपरा रही और गुर्दे उसमें नाश होते रहे, और हमारे परिवार में यदि किसी को रक्तचाप है, इतने सारे अगर कारण हैं तो गुर्दे के खराब होने की संभावना है। और हमारा ये कर्तव्य है कि हम ये जानें कि कौन कौन से कारण है और उसका कैसे निवारण होगा, रोग होगा, क्या क्या हो सकता है। प्रारंभ में मूत्र के अंदर प्रोटीन चर्बी आ सकती है जो माइक्रो एल्बुमिनुरिया कहलाती है। कभी कभी उसका जानना मुश्किल होता है, उसके लिए तमाम हमारे पास निराकरण करने प्रयोगशालाओं में जांच होती है। आजकल हम क्या करते हैं, हम यूरिनरी एल्बुमिन एक्सक्रीशन रेशियो, एक अनुपात निकालते हैं कि जो एल्बुमिन है वो पेशाब से कितनी मात्रा में बाहर जा रही है। रक्तचाप बढ़ जाता है, गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण से या तो क्रिएटिनिन बढ़ता है या ब्लड यूरिया बढ़ता है या दोनों बढ़ जाते हैं। और यदि 25 वर्ष से ज्यादा का समय बीता है और कोई गुर्दे में आपके विकार नहीं आया, तो निश्चित रूप से अब आपको गुर्दे की समस्या नहीं होगी। यह एक उसके साथ सूत्र है। ये हम प्रोटीन की बात कर रहे थे। सामान्य दिशा में 30 से 150 मिलीग्राम बाहर निकलती है, एल्बुमिन 10 से 30, माइक्रो जब कहते हैं तो ये 300 के अंदर होती है।
और जब मैक्रो कहते हैं तो ये 500 या 300 से ज्यादा हो जाती है, और जब नेफ्रोटिक रेंज हो जाए तो उसमें इसका 3 ग्राम से अधिक हो जाता है, और इसमें एल्बुमिन की आवश्यकता नहीं होती जांच करने की। हम लोग चूंकि ये दिखता नहीं उस समय जब तक ये 300 से ज्यादा ना हो, इसलिए हम इसको माइक्रो शब्द इस्तेमाल करते हैं। और नए नए हमारे पास माइक्राल टेस्ट है जो आसान है, लेकिन अब हमें बहुत आसानी से ये सारे के सारे टेस्ट उपलब्ध हैं और इनकी हम जांच करा सकते हैं। अगर हमने बढ़िया से चीनी कंट्रोल करके रखा है तो निश्चित रूप से टाइप 1 जो डायबिटीज है जो बच्चों में होती है, जिसमें कि बीटा सेल समाप्त हो जाता है, निश्चित रूप से हमारे शरीर में माइक्रो एल्बुमिनुरिया कम होगी। नीचे वाली जो हरी लकीर है ये बताती है आपको ये वर्ष है, और ये धीरे धीरे कम से कम वर्षों की संख्या है, 9 से 10 वर्ष हैं। और इसमें आप ये तीर देखेंगे आप, जो ये ट्रायंगल बना हुआ, त्रिकोण बना हुआ है हरे रंग का, अगर शर्करा की मात्रा बहुत अच्छी है तो हमारे अंदर संभावना इसकी कम है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमने कोई उसके लिए प्रयास नहीं किया, तो लाल वाली में आपको दिखेगा ये निरंतर यह बढ़ती जाती है। इसको हम एक्सपोनेंशियल लीनियर ग्रोथ कहते हैं। रक्तचाप 130 से 80 तक आवश्यक है, सामान्य है। अगर उससे अधिक बढ़ा और उसको हमने नियंत्रण करके नहीं रखा तो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन में खराबी आनी प्रारंभ हो जाएगी। मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, रक्तचाप अगर बढ़े तो रक्त संचार प्रवाह में तो कमी हो ही हो, हृदय के संकुचन आकुंचन में भी अंतर पड़े, क्योंकि हृदय के जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे भारी हो जाती हैं और उनके अंदर वो क्षमता नहीं रहती कि उसके प्रक्षेपण क्षमता बने। एस और ARBs जो हैं ये हमारे लिए अच्छी औषधियां हैं, प्रारंभ में इसका करते हैं, लेकिन तभी करते हैं जबकि क्रिएटिनिन हमारी 3 मिलीग्राम से कम हो। अगर सीरम क्रिएटिनिन 3 से ज्यादा है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और उसके बाद अगर हमने बीटा ब्लॉकर लिया हुआ है या मरीज को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हृदय की धमनियों में शोथ है, अवरोध है, तो भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब हमारे पास और औषधियां, हम थोड़ी देर में उनकी भी बात करेंगे, जो कि इससे बेहतर हैं, आजकल नई औषधियां हैं। भोजन, प्रति व्यक्ति को 35 किलो कैलोरी से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ज्यादा आप भोजन करेंगे उसका उपयोग नहीं हो पाएगा और शरीर में हमारी चर्बी की मात्रा बढ़ेगी। प्रोटीन की मात्रा कम रखनी चाहिए, 0.8 ग्राम है लगता है कहीं पर आवाज सर नहीं आ रही है। आवाज ब्रेक हो गई। इंटरनेट का इशू लग रहा है। सर दोबारा जुड़ेंगे, दोबारा जुड़ेंगे। हमें सबकी आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ सर, अब आ गई सर, आपकी आ गई, आपकी आवाज आ गई सर, आ गई। एक मिनट इसको किनारे ले आवे तब तो हम बीच में फिर से ये दिक्कत हो जाती है। कितना हमें पानी लेना चाहिए? अगर शोथ शरीर में बहुत है तो कम से कम 600 से 800 से, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर शोथ थोड़ा कम है तो उतना लेना चाहिए जितना कि यूओपी का मतलब हुआ यूरिनरी आउटपुट, जितनी पेशाब होती है उससे 500 ज्यादा जोड़ लें, जिसको इनसेंसिबल लॉस कहते हैं। और अगर शरीर में शोथ बिल्कुल नहीं है तो आप जितनी मूत्र की मात्रा है उससे अधिक से अधिक इनसेंसिबल लॉस जोड़ करके और तब पानी की मात्रा ले सकते हैं। अधिक पानी की मात्रा हृदय में चली जाती है, हृदय के फेफड़े के अंदर चली जाती है और उससे शोथ हो सकता है, सांस में दिक्कत हो सकती है। अभी आई आवाज? आवाज आ रही है। स्लाइड्स आ सकती है क्या? स्लाइड नहीं आई? नहीं, स्लाइड नहीं आई सर। दोबारा शेयर करिए सर, पंकज अग्रवाल सर का कहना। आ गई? स्क्रीन विजिबल नहीं है सर आपकी। स्क्रीन शेयरिंग सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर।
आप दोबारा स्क्रीन शेयर करिए सर। हाँ, वो फिर से पूरी कहानी दोहरानी पड़ेगी। एक मिनट हम यहाँ पर चले जाए, फिर इसको पूरा कर लें। हाँ, अब आ गया सर। अब आ गया सर। वसा की मात्रा कम हो, थोड़ी मात्रा में एस्प्रिन ली जाए। ये रक्त प्रवाह को भी ठीक करती है, हृदय की धमनी को भी ठीक करती है। ऐसी औषधियां ना ली जाए जो कि गुर्दे के दोष करती हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमिकासिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ऐसी दवाइयां, क्विनोलोन्स बहुत अधिक मात्रा में जो उनके लिए है, कैफ्लोस्पोरिन, और यहां तक कि डिजिटेलिस वाली भी दवा भी लेनॉक्सिन जैसे है, अगर वो कैफ्लोस्पोरिन के साथ ली जा रही है और आपका सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो वह भी नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती है। तो एक इसकी सूची है, वह चिकित्सकों के पास रहनी चाहिए। जितनी शीघ्रता से वो हम इन्फेक्शन को दूर करें, एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनाइजेशन वैक्सीन ले लें, और अगर क्रेटिनिन 3 से ज्यादा बढ़े तो हमें बार बार उसके लिए औषधियों को देखना चाहिए। पुस्तकों में मिली हुई है, आजकल नेट पे उपलब्ध रहती है, उसको देख सकते हैं। हमारे पास और विकल्प हैं। अगर क्रिएटिनिन निरंतर बढ़ती जा रही है, हृदय में शोथ है, झिल्ली में पानी आ गई, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पल्मोनरी इडिमा, फेफड़े में पानी आ गया, मस्तिष्क हमारा काम नहीं करता, न्यूरोसाइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशन, कंप्लीट ऑल एन्यूरिया, 100 से ml से ज्यादा से हमारे कम मूत्र की मात्रा है, तो हमें डायलिसिस करानी। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर डायलिसिस। पोटेशियम की मात्रा बहुत बढ़ना, ईसीजी में टी वेव के परिवर्तन होना, हृदय की गति को रुक जाना, ये सब के सब कहलाती है एब्सोल्यूट इंडिकेशन। हमारे पास हीमोडायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, दोनों तरह की होती है, क्रॉनिक साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस कंटिन्यूअस और एम्बुलेटरी। अंततः गुर्दे बदल दिए जाए, और आजकल आपने अखबार में पढ़ा होगा, अहमदाबाद में प्रारंभ हो गया, बहुत सारे शहरों में भी अब धीरे धीरे हो रहा है, हमारे गुर्दे भी बदले जाए और साथ साथ में हमारे बीटा सेल के आइलेट सेल भी बदले जाए, मिला करके साइमल्टेनियस पैंक्रियाज और किडनी ट्रांसप्लांटेशन दोनों हो जाए। ये महंगा है, हीमोडायलिसिस 12 से 15 हजार के करीब पड़ जाता है, पेरिटोनियल डायलिसिस 20,000 रुपए प्रति माह पड़ती है। ट्रांसप्लांटेशन सस्ता, क्योंकि पहली बार 3.5 लाख से ज्यादा के करीब लगता है, उसके बाद हमारी औषधि की कीमत कम हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास बहुत सरकारी अनुदान नहीं है और इंश्योरेंस अभी कवर नहीं करता, इसके लिए देश में कानून बनना चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर लें हम कोरोना के बारे में, और ये इसलिए आवश्यक है कि डायबिटीज के दौरान में जो कोरोना वायरस है वो बीटा सेल को तो खराब करता ही करता है, ये साथ साथ शरीर से पानी की मात्रा भी निकालता है, और जो साइटोकाइन स्टॉर्म होते हैं, ये AC2 इनहिबिटर के माध्यम से जब ये वायरस प्रवेश करता है, ये गुर्दे में भी जाकर के बैठ जाते हैं, और इसलिए हम लोग इनमें गुर्दों का भी अब धीरे धीरे प्रभाव देखना हमें प्रारंभ हो गया, और इसलिए हमें इसका बराबर निरंतर ख्याल करना चाहिए कि जब एक बार मरीज उबर जाए या साइटोकाइन स्टॉर्म के अंदर हो, पानी की मात्रा ठीक हो, कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग ना उसके लिए इस्तेमाल होता हो, अमीनोग्लाइकोसाइड इस्तेमाल ना होते हो। अब हम सारे लोग कोविड से मरीज ठीक होने के बाद इन सारे रोगियों को बड़ी अधिक मात्रा में देख रहे हैं, जिनके कि गुर्दे भी खराब हो रहे हैं। और अगर डायबिटीज है और कोविड की संभावना हो गई या कोविड हो ही गया आपको, तो मृत्यु की संभावना बहुत अधिक बढ़ती है प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज में। और बहुत सारे कारण हैं, वर्मा जी जानते सारे लोग, कि जो हम लोग घर में बंद हो गए लॉकअप के अंदर, लॉकडाउन में, और इससे हम लोगों की टहलने की क्षमता कम हो गई, हम लोगों ने व्यायाम करना बंद कर दिया, खाना पीना ज्यादा खा लिया, इसके कारण हमारे गुर्दे भी खराब हुए और साथ साथ में डायबिटीज भी बिगड़ गई। नई दवा की हम बात कर रहे थे, SGLT2 इनहिबिटर्स की बात कर रहे थे, वो हमने पहले नई बात की थी, जानबूझ के नहीं की थी, इसलिए कि
ये कोविड काल में इस औषधियों के सदुपयोग की भी संभावना है, दुरुपयोग की भी संभावना है। ये काम करते हैं, नमक निकालते हैं बाहर, ये ट्यूबुल से बाहर नमक भी निकालते हैं, शर्करा भी निकालते हैं, अफरेंट आर्टीरियोल में इनका रक्त प्रवाह भी बढ़ता है, रक्त संचार भी बढ़ता है। लेकिन अगर रोगी के शरीर में पानी की कमी है, रोगी कोविड काल में बहुत बुखार में है, खाना नहीं खा रहा है, अस्पताल के अंदर हमारे पास कोई उसकी सूचना नहीं है क्या उसने खाया क्या पिया, तो ऐसी परिस्थिति, उसको सिक डेज कहते हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स का प्रयोग बहुत लाभदायक नहीं है। अतः इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और इसलिए मैंने इस स्लाइड को अंत में रखा। इंसुलिन हमारे लिए सबसे बढ़िया है, और इस स्लाइड को मैंने इसलिए रखा कि अगर हम इंसुलिन का प्रयोग करें रोगियों में, तो उस दशा में भी ये उतने ही कारगर होते हैं जितने कि नॉर्मल व्यक्ति में। और ये मेरी बाईं ओर जो स्लाइड है ये बताती है, ऊपर नीला वाला रंग है जो कि नॉर्मल, और उस सीवियर, तीनों में बहुत थोड़ा ही अंतर है अगर हम उनका प्रयोग देखें, चाहे वो डेग्लुडेक हो चाहे वो एस्पार्टेट हो। तो रीनल अगर किडनी का दोष है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो भी, और अगर लीवर में शोथ है तो भी हमें इंसुलिन का ही प्रयोग ज्यादा लाभदायक होता है। और अंततोगत्वा अगर हम अपना शर्करा की मात्रा ठीक करें, ब्लड प्रेशर बढ़िया से ठीक रखें, चर्बी ठीक रखें, सिगरेट ना पिए, नियमित कसरत करें, तो हम इस रोग से बच सकते हैं। और अंत में पुनः हिंदी, मुख्य लक्षण थकान, बहुत ज्यादा वजन का घटना बढ़ना, धुंधलापन, दृष्टि में दोष, अनियंत्रित रक्तचाप, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन में अंतर आना, ये सारे के सारे कारण हैं जो कि हमें इसकी बराबर नियम जांच करनी चाहिए, और इसी प्रकार से हम किसी तरह से तब डायबिटीज से मुक्त पा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी मातृभाषा में जो मधुमेह से और गुर्दा रोग से बचाव के तरीके थे उनको बताया, और हमें ये बताया कि कैसे हम उन्हें जल्दी जान सकते हैं और अपने मरीजों में इसके द्वारा होने वाले संभावित परेशानियों को टाल सकते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा आग्रह है कि जो हमारे सुधी श्रोतागण हैं, वो जो इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वो अपने अपने चैट बॉक्स पर या क्वेश्चन आंसर पर अपने प्रश्न हमें भेजें, और जब तक वो अपने प्रश्न हमें नहीं भेजते हैं तब तक हम अपने प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, और उनके प्रश्नों का हमें लगातार मतलब उनके प्रश्नों का हमें प्रतीक्षा रहेगी, और जैसे ही उनके प्रश्न आएंगे हम लोग उनके प्रश्न लेंगे, और तब तक हम लोग अपने प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर समीर गुप्ता, मैं तथा हमारे जो सेक्रेटरी हैं यूपीडीए के डॉक्टर संजय अरोड़ा जी, हम तीनों लोग सर से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम मधुमेह में गुर्दा रोग को जल्दी पहचान सकते हैं। सर, पहला प्रश्न मैं पूछता हूं, अगला प्रश्न डॉक्टर समीर गुप्ता पूछेंगे। कि मेरा पहला प्रश्न सर ये है कि क्या मधुमेह के रोगी पूरी तरह से गुर्दा रोग से बच सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? ये संभव पूरी तरीके से दो बात पर निर्भर करता है। एक तो हमारी जीन की वैसी रचना है कि नहीं। हम लोगों ने इस पर एक शोध किया और वो हमारे इंटरनेशनल जर्नल डायबिटीज डेवलपिंग कंट्री में प्रकाशित भी हुआ। TCFSL2 ये एक विशिष्ट प्रकार का जीन है। इस जीन अगर हमारे अंदर है तो 35 से 40% संभावना है कि हमारे गुर्दे खराब होंगे। अगर ये जीन नहीं है और ये साउथ ईस्ट एशियन के अंदर अगर इस जीन की संभावना हमारे पास नहीं बनती है तो एक तो इसकी उम्मीद कम रहती है, और अगर ये जीन है तो निश्चित रूप से हमें कोई बचा नहीं सकता, देर सबेर ये होके ही रहेगा। अब प्रश्न ये है कि अगर होने की संभावना है तो क्या क्या हम प्रयास करें कि ना ये होने पाए, ये बात का अंश है। नंबर 2, कितने समय तक डायबिटीज हमें हुई है, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज। नंबर 3, हमारे परिवार में इसकी परंपरा रही है कि नहीं। नंबर 4, क्या प्रारंभ से हमने डायबिटीज का समुचित इलाज किया है, और अगर इलाज किया है तो निश्चित रूप से इसको हम कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं, हाल्ट कर सकते हैं। फिर भी जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ेगी, वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे, हर 10 वर्षों में
नेफ्रॉन का 10% कम हो जाता अंश। तो इसलिए बढ़ती अवस्था में बार बार अगर शोथ होता हो। तीसरा जो हम लोग रिवर्सिबल फैक्टर कहते हैं, रिवर्सिबल फैक्टर इन यूरेमिया, मतलब पेशाब की थैली में अवरोध, बार बार इन्फेक्शन का होना, अनियंत्रित रक्तचाप, हृदय का आघात, कार्डियक आउटपुट, ये सारे जो कारण हैं, एंसिलरी कारण, अगर इनका भी नियंत्रण करें तो गुर्दे से हम लोग अपने आप को प्रभावित होने से रोक सकते हैं। बहुत अच्छा सर, आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो एक आशा की किरण है कि मधुमेह में ऐसा भी संभव है कि गुर्दा रोग से बचाया जा सके, और जो हम लोग कर सकते हैं कम से कम उतना तो करें, जो अपने हाथ में नहीं है उसके विषय में बात नहीं करते। डॉक्टर समीर गुप्ता जी, आप अपना प्रश्न सर से पूछें। जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। सर, डायबिटीज होने के बाद अमूमन तौर पे हम लोगों को कितने दिन में स्क्रीनिंग करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं गुर्दा इफेक्ट तो नहीं हो रहा है उसमें? तो कितने कितने दिनों में हम लोगों को फॉलो करना चाहिए उसको? प्रारंभ में जब रोगी हमारे पास आए, पहली बार जब रोगी आए, तो 2 काम तो कर लेना चाहिए। एक तो मूत्र की जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए कि उसके अंदर एल्बुमिन है कि नहीं। तो या तो आप माइक्रो एल्बुमिन्यूरिया करें, या सबसे बढ़िया आजकल एल्बुमिन यूरिनरी एक्सक्रीशन रेशियो UAER, वो करवा लीजिए। और नंबर 2, जिसमें कोई समय नहीं लगता, वो है माइक्रोस्कोपी टेस्ट करना, रूटीन माइक्रोस्कोपी। पस्टल पता चल जाए, ऑस्मोलरिटी पता चल जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाए। इसलिए बार बार कह रहे हैं, ये जो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल ग्रुप वाला है, जिसमें कि सिर्फ सांद्रता में फर्क पड़ता है, ऑस्मोलरिटी में फर्क पड़ता है, इसमें ना तो कास्ट सेल आएंगे, ना तो प्रोटीन आएगी, ना तो मेटाबॉलिक परिवर्तन आएंगे, ना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन बीमारी प्रारंभ हो जाएगी। एक ऐसा विशिष्ट वर्ग है डायबिटीज में जिसको कि हम ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल या इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं। उसका बचाना हमें क्यों बचाना जरूरी है? क्योंकि जो औषधियां हैं ये वहीं से रोग प्रारंभ करती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन वहीं से प्रारंभ करती है, कैनामाइसिन वहीं से, साइक्लोसिलिन वहीं से प्रारंभ करती है। बहुत सारी औषधियां हैं जो कि गुर्दे पे वहां आघात करती हैं। दूसरा कारण, जो यूरिक एसिड को रोकने वाले हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस पायरेजेनामाइड है, जैसे जैसे गुर्दे की क्षमता कम होती है यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, तो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल वहां पर भी अफेक्टेड होता है। इसलिए हमें उसको देखना चाहिए। अब तीसरी जो बात है वो ये है सीरम क्रेटिनिन। सीरम क्रेटिनिन हमारे लिए, जब तक 50% से ज्यादा गुर्दे नहीं खराब होंगे, सीरम क्रेटिनिन नहीं बढ़ेगा। सिग्मोइड कर्व उसका होता है, इसलिए हमें EGFR करना चाहिए। EGFR के लिए हमारे मोबाइल में ऐप है, रोगी का हम हाइट वेट जान जाए और उसका सीरम क्रेटिनिन जान जाए तो कर लें, या हम उसको, बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं वो अब कर लेती हैं, हम लोग EGFR कर लें। 2 चीजें करें, EGFR नियमित, ये पहले साल में जब हमारे पास पहली बार मरीज आए, उसके बाद हमें अगर युवा अवस्था का रोगी है तो 2 या 3 साल पर एक बार कर सकते हैं। अगर वृद्ध अवस्था का 40, 50, 60 के पास का है तो हर साल कर सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा है तो हर 3 महीने से 6 महीने पर हमें इसका बार बार इसका नियंत्रण देखना चाहिए। थैंक यू सर। एक प्रश्न है, डॉक्टर इंद्रशीष मुखर्जी पूछ रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह भी है और उच्च रक्तचाप भी है और गुर्दा रोग भी हो गया है, ऐसे व्यक्ति में अगर हमें डाययूरेटिक यूज करना है तो किस क्लास का डाययूरेटिक यूज करना चाहिए और क्यों? डाययूरेटिक हमारे लिए दोषपूर्ण नहीं होता। सारे डाययूरेटिक, हम जिसको हाई सीलिंग डाययूरेटिक कहते हैं, जो गुर्दे का चिकित्सक है वो बहुत अधिक मात्रा में उसका उपयोग करता है। थायजाइड लाइक डाययूरेटिक्स एक क्लासिफिकेशन है, और हाई सीलिंग और लूप डाययूरेटिक, इसको हम कहते हैं लैसिक फ्रूसेमाइड है। फ्रूसेमाइड वहीं प्रयोग करना चाहिए जहां हमें तत्काल बहुत सारा पानी निकालना है, वो तो लूप डाययूरेटिक का काम हुआ। लेकिन फ्रूसेमाइड के साथ दोष है, यह शरीर से पानी तो निकालेगा लेकिन ये नमक भी बहुत निकाल देगा, और ये साथ साथ में पोटेशियम भी बहुत निकाल देगा। नंबर 2 तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगी। नंबर 3 क्या करता है, ये यूरिक एसिड बढ़ा देता है शरीर में। इस कारण से हमें प्रारंभ में थायजाइड लाइक डाययूरेटिक का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कि क्लोरथैलेडॉन है, हाइड्रोक्लोरथैलेडॉन है।
ये धीरे धीरे काम करते हैं। लेकिन अगर यह लगे हमें देखते हुए कि पोटेशियम की मात्रा बहुत नहीं है, तो मिनरलो कार्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट MRSA नाम की जो औषधियां हैं, जिसमें कि एप्रिलिनॉन है, नई औषधियां अब हैं, ये पोटेशियम बहुत ज्यादा नहीं छूती हैं, सोडियम अवश्य निकालती हैं, धीरे धीरे निकालती हैं, यूरिक एसिड नहीं बढ़ाती हैं। इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर रोगी के अंदर एक बैग पेशाब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, फेफड़े में बहुत पानी इकट्ठा हो गया, पल्मोनरी इडिमा में वो चला गया, हृदय के अंदर हार्ट फेलियर में जा रहा है, तब हमें हाई सीलिंग डायरेक्टिक करना चाहिए। उसमें जैसे कि फ्रूसेमाइड है, ब्यूटेमेनाइड है, और साथ में हम कुछ और औषधियों का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत पोटेंट डायरेक्टिक होती है, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, विमेट्रिडाइड इस्तेमाल करते हैं वो। सर एक सवाल डॉक्टर पार्था विश्वास ये पूछना चाहते हैं कि जहां भारतीय लोगों में प्रोटीन इंटेक वैसे ही कम होता है, तो क्या गुर्दे को बचाने के लिए हमको, और या एक बार गुर्दा रोग हो जाए तो उसके बाद क्या हमको प्रोटीन उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? उसका कुछ फायदा होगा? बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और ये शोध में ऐसा देखा गया है कि जो शाकाहारी लोग हैं वो तो कम लेते हैं, उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा नहीं होती, तो उसमें बहुत रोकने का प्रयास का बहुत अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी ऐसे ही संख्या 30-40 से ज्यादा नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक अंडा खाते हैं तो 10 ग्राम प्रोटीन 8 ग्राम गई। अगर आपने 2 अंडे का ब्रेकफास्ट सुबह सुबह कर लिया तो आपकी 20 ग्राम, तो अब आपने पूरी तो प्रोटीन खा ली। अब अभी आप दाल भी पिएंगे, खाएंगे, अभी आप छोले मटर भी खाएंगे, अभी आप रोटी भी खाएंगे, इन सब में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इस कारण से शाकाहारी होने का अर्थ ये हुआ, अगर 1 गिलास दूध आपने लिया, पूरा बड़ी वाले गिलास, तो उसकी प्रोटीन की मात्रा एक मध्यम वर्गीय छोटे अंडे के बराबर होती है। अगर आपने बड़ा बत्तख वाला अंडा खाया तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। ये बात बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। हम लोगों ने ये शोध, हम लोगों ने ये पेपर बहुत पहले भी इसके बारे में लिखा था, आज से 30-40 साल पहले लिखा, इसके बारे में लिखा हुआ है। जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, कम बढ़ती है, और साथ साथ में उनके गुर्दे इस क्षमता में होते हैं कि उनके अंदर उसका दोष कम आता है, क्योंकि यूरिमिक टॉक्सिन्स उनके कम बनते हैं। इसके उल्टे जो मांसाहारी लोग होते हैं उनके ज्यादा क्रिएटिनिन बढ़ती है और उनके अंदर दोष ज्यादा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। शाकाहारी लोगों में आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो दाल खाते हैं और दाल की जो प्रोटीन है वो उस श्रेणी की नहीं होती, इसलिए उसका दोष बहुत नहीं होता, वो दाल खा सकते हैं और दूध 1 गिलास पी सकते हैं। सर एक अगला प्रश्न है जो कि थोड़ा सा हमारे कार्यक्रम से बहुत मेल नहीं खाता है। डॉक्टर संजीव पांडे जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 55 वर्ष की उम्र में मधुमेह का शिकार हो गया है तो उसे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी किस प्रकार की और समस्याएं बढ़ सकती हैं जो कि डायबिटीज की वजह से हो? देखिए, सारी समस्याओं का जो मूल है वह मूल है कि रक्त की नलियों के अंदर वसा का जमना, बेसमेंट मेम्ब्रेन का नुकसान होना और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन का प्रारंभ होना बहुत पहले। गुर्दे उसके बाद आते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं, तुरंत नहीं आते। तो हृदय का आघात हो सकता है नंबर 1, आंख की जो नलिकाएं हैं उसके अंदर आघात आ सकता है नंबर 2, उसके बाद मस्तिष्क में आघात आ सकता है नंबर 3, उसके बाद पांव में, जिसको हम पेरिफेरल डिजीज कहते हैं, उसमें आघात आ सकता है नंबर 4, और मांसपेशियों में तनाव आ सकता है, और माइक्रो एंजियोपैथी के कारण उसके नस में आ सकती है। तो ये 4 हैं। हड्डियों के बारे में भी कमजोरी आ सकती है, हड्डियां भी कमजोर हो सकती है। अभी हम ये शोध पत्र लिख रहे थे, आज ही हमने जिसके बारे में लिख करके भेजा है और जिसकी हम चर्चा वर्मा जी से कर रहे थे थोड़ी देर पहले, नॉन कन्वेंशनल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इन डायबिटीज। 40 से 45% मधुमेह के रोगी जिनको कि कोई और कारण नहीं है, उनके घुटने और हड्डियां खराब होती हैं। और नई वाली औषधियां जो जिनकी उम्र ज्यादा है, पायोग्लिटाजोन ऑस्टियोपोरोसिस करती हैं, कुछ ग्लिप्टिन्स भी ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं,
और दुर्भाग्य से 1-2 SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, उनके अंदर भी यह क्षमता होती है। तो अवस्था बढ़ने के साथ साथ एक तो उनकी संख्या कम होती है, नेफ्रॉन की परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाता है, छानने की शक्ति कम हो जाती है, और ये सारे अंग प्रभावित होने लगते हैं। रक्त नलिकाएं पहले प्रभावित होती हैं, मस्तिष्क हृदय सबसे पहले प्रभावित होता है, आंखें उसके बाद, गुर्दे, नस और हड्डियां अंत में। ये क्रम है। एक सवाल सचिन द्विवेदी की तरफ से, डायबिटीज के मरीज को नेफ्रोपैथी से बचने के लिए अपने लाइफ स्टाइल में क्या मेजर्स करने चाहिए? टहलना खूब चाहिए। जितना आप टहलेंगे उतनी ही आपके लिपिड और शर्करा की का उपयोग मांसपेशियां करेंगी। तो इसके लिए क्रिएटिनिन और जो यूरिया साइकिल है हमारी, वो धीरे धीरे चलेगी। पहली बात तो ये है। चर्बी का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। 2, सिगरेट पीना ये किसी तरह से ये बड़ा आवश्यक है, और ये बहुत बड़ा कारण है उसके आगे बढ़ने में। हम सिगरेट पीना छोड़ दें। नंबर 3, और रक्त का जो ब्लड प्रेशर है उसको अधिक से अधिक लोअर मात्रा में, मतलब उसके लिए जो सीमा है वो 120, 130 और नीचे वाली 70 के करीब है, जबकि जेएनसी सारे जो गुण है हमारे पास वो 120, 80 की बात करते हैं, 130, 80 की बात करते हैं। डायबिटीज में 70 होना चाहिए। जितना ही नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा, हमारे गुर्दे उतने ही बेहतर काम करेंगे। और हमने भोजन के बारे में बता दिया। पोटेशियम की मात्रा कम होनी चाहिए, चर्बी की मात्रा कम होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा 0.8 ग्राम पर किलोग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पंकज अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि बहुधा एस इनहिबिटर और एआरबी का प्रयोग किया जाता है जब रीनल डिजीज होती है, किडनी डिजीज होती है। और उन्होंने ये जानना चाहा है कि क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं एस इनहिबिटर और एआरबी के प्रयोग में जब एडवांस और अर्ली सीकेडी हो। अब ये दोनों प्रश्न एक साथ हो गए ना, एडवांस और अर्ली। अर्ली सीकेडी में आपके पास छूट है पूरी तरीके से। अगर ईजीएफआर आपका 60 के अंदर है, मतलब 60 से ज्यादा 70-80 है, ये अर्ली पार्ट हो गया, स्टेज 2 हो गया हमारा। स्टेज 1 जब 120 के करीब ईजीएफआर है, स्टेज 2 हमारा हो गया जबकि वो 90 और 120 के अंदर है। स्टेज 3 हो गया जब वो 60 और 90 के अंदर है। 60 तक हमें छूट है। हम पहले एस कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर इस्तेमाल करें, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिजनोप्रिल, इन दवाओं को, इनके ज्यादा लाभ हैं, इनके बारे में हमारे पास ज्यादा आंकड़े हैं, ये लंबे समय तक उपयोग हैं, लेकिन ये ब्लड प्रेशर की मात्रा उतनी नहीं घटाते। इस समय हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारी प्रोटीन यूरिया प्रोटीन ना बाहर निकले, नंबर 1, और हमारे जो नलिकाएं हैं, रक्त प्रवाह नलिकाएं हैं, वो बची रहे। ये उसका उपयोग है। जब हम 60 से कम होने लगे, 50 या 45 पे आ गए, अब हमें सचेत रहना है। इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। अब अगर हम एआरबी का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय संभावना है कि हम पोटेशियम को देखें, संभावना है कि उस समय हम क्रिएटिनिन की देखें। प्रारंभ में जब हम करेंगे, चाहे एस या एआरबी ज्यादा कड़ा होता है, रक्तचाप ज्यादा कम करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ दोष नहीं होता, खांसी उसके अंदर नहीं आती। तब प्रारंभ में 1 से 3 हफ्ते में क्षणिक सीरम क्रिएटिनिन के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है, ईजीएफआर कम हो सकता है। जो क्रिएटिनिन 1.9 थी या 2.3 थी, वो बढ़कर के 2.5 या 3 हो सकती है। अब सचेत रहने का समय है। फिर 3 हफ्ते बाद करें, मतलब 6 हफ्ते में अगर क्रिएटिनिन नीचे आना शुरू हुई, तब तो कोई चिंता की बात नहीं, डबलिंग ऑफ सीरम क्रिएटिनिन। लेकिन अगर सीरम क्रिएटिनिन 2 गुना उसकी वृद्धि हो गई, तत्काल उसको रोकना चाहिए। और दूसरा क्या, पोटेशियम को देखना चाहिए। हाइपरकैलेमिया, डबलिंग ऑफ सीरम क्रिएटिनिन, ये दोनों ऐसे हमारे पास मुख्य रूप से पैरामीटर है जिसके आधार पर हमें निर्णय ले सकते हैं कि अब हमें एसी और एआरबी आगे नहीं बढ़ाना है। फिर भी उसके लिए तमाम विदेशी जो लोग हैं वो बार बार कहते हैं कि नहीं, फिर भी आपको देखना चाहिए। तो अधिकांश 3 से 6 महीने के बाद अगर सीरम क्रिएटिनिन स्थिर हो गया, बड़ी अच्छी बात है, प्रोटीन कम हो गई, आप दे सकते हैं।
लेकिन अगर उसके बाद भी सीरम क्रिएटिनिन वापस नहीं आया तो निश्चित रूप में इसको रोक देना चाहिए। सर अगर अगर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा तब तो ये इसमें लागू होता है। अगर सिर्फ पोटेशियम बढ़ता है ऐसे में भी हमको रोक देना चाहिए या ऐसी स्थिति में हमको मैनेज करना चाहिए? पोटेशियम की जो क्षेत्र बड़ा सीमित है, 3 से 5 के बीच में ही सब कुछ हो जाता है अगर कोई दुर्दशा होनी होगी मरोगी की तो इसलिए हमें पोटेशियम हृदय को देखते हुए जाना चाहिए। हार्ट ब्लड सर की आवाज चली गई सर, फिर से चली गई है। 4 से 5 से ज्यादा बढ़ा निश्चित रूप से हमें रोकना पड़ेगा। सर एक सवाल डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव की तरफ से है, डिस्लिपिडीमिया और नेफ्रोपैथी में क्या संबंध है? डिस्लिपिडीमिया और नेफ्रोपैथी? नहीं, डिस्लिपिडीमिया तो चर्बी के बढ़ने या घटने से संबंध उसका है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, ये उतना ही दोषपूर्ण है कि हृदय के आघात के लिए। हृदय के आघात के साथ साथ रक्त वाहिनियां जो हैं वो भी वही प्रभावित होती हैं, गुर्दे में रक्त संचार कर रही हैं, वही वहां छानने का काम नहीं है। तो अगर वो नलियां होंगी तब तो निश्चित रूप से यूरिमिक टॉक्सिन्स नहीं छन पाएंगे। इसलिए इसलिए अब बहुत महत्व आ गया, इतना महत्व नहीं था, अब बड़ा महत्व है कि अगर आप डायबिटीज के रोगी को गुर्दे खराब हो चाहे ना खराब हो, हृदय में आघात अभी प्रारंभ हुआ हो चाहे ना प्रारंभ हुआ हो, अगर आप लिपिड कम करने वाली औषधि देते हैं उसका लाभ मिलता है, और अगर गुर्दे खराब हो गए तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। बस ख्याल ये करना चाहिए कि मांसपेशियों में उसका आघात ना पहुंचे। सर हमें कितनी डोज देनी चाहिए स्टैटिन्स की, और कौन सा स्टैटिन इसमें प्रेफरेबल है? अगर किडनी में थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है तो हमें डोज किस हिसाब से डिसाइड करनी चाहिए स्टैटिन्स की कि कैसे देने? टोरवास्टैटिन की मात्रा 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 और 40 के बीच में। रूजुवास्टैटिन 10 और 5 के बीच में, 10 पर्याप्त है। लेकिन जो पुरानी स्टैटिन है वो अभी भी उनका प्रयोग ऐसा बताया जाता है, जो इससे पुरानी वाली स्टैटिन थी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अनुभव हुआ है, वो स्टैटिन ऐसी होती है। अभी हमें उन स्टैटिन्स को आप उसके बारे में सचेत रहिए, क्योंकि मांसपेशियों में जो दिक्कत होती है उसके कारण वो स्टैटिन, अगर फिर कार्टिनिन और क्रिएटिनिन ये दोनों दोषपूर्ण हो जाती है, फिर ये बढ़ने लगती है। इसलिए जो हमारे पास सबसे बहुतायत में प्रयोग करने वाली है एटोरवास्टैटिन, ये 80 मिलीग्राम नहीं जाना चाहिए जैसा कि कार्डियोलॉजिस्ट प्रयोग करता है, 40 होना चाहिए या 20 होना चाहिए। रूजुवास्टैटिन 10 और 5 के बीच में होना चाहिए, ये पर्याप्त होती है अगर सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो। अगर सीरम क्रिएटिनिन सामान्य है तो दे सकते हैं। सर एक प्रश्न क्षितिज अधवाल जी का है, वो जानना चाहते हैं कि SGLT2 इनहिबिटर्स आपने बताया कि लाभप्रद होते हैं, तो उसमें क्या कोई फर्क है? कौन सा SGLT2 इनहिबिटर प्रयोग किया जाए या सारे एक जैसे हैं? सारे एक जैसे हैं गुर्दे के लिए। अब यह है कि किस SGLT2 इनहिबिटर्स ने ज्यादा अपने उस तथ्य उसके सामने उसने प्रकाशित किए हुए हैं, आंकड़े किसके पास बेहतर है। अभी हमारे पास जो सबसे ताजे आंकड़े हैं वो कैनाग्लिफलोजिन का है क्रेडेंस ट्रायल में, और डापा जो CKD है, ये दोनों आंकड़े हमारे पास अभी तत्काल आए हुए, पिछले 6 महीने साल भर के अंदर आए हुए हैं। तो डापा CKD जो है उन्होंने प्रयोग उसका किया हुआ है 30 तक, कैनाग्लिफलोजिन का प्रयोग उन्होंने 30 से और नीचे कर दिया, 25 और 15 के बीच में कर लिया है। लेकिन हम जो भारतीय नेफ्रोलॉजिस्ट है वो इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखते। हम सारे लोगों का ये मानना है कि हमारे शरीर में जीर्ण शीर्ण शरीर है, हम लोग लीन डायबिटिक्स हैं, हम लोग बाहर बहुत निकलते हैं, हमारे यहाँ तापक्रम बहुत ज्यादा रहता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज्यादा रहते हैं, पानी की हमारे पास कोई गणना नहीं है, इसलिए हमें इतना कम मात्रा में तो नहीं जाना चाहिए। इसलिए कैनाग्लिफलोजिन का इस्तेमाल और डापा जो CKD ये दोनों बेहतर है। वैसे ये सारे के सारे एक ही समान हैं, क्योंकि हमारे पास एम्पा रेक का भी आ गया, रिजर्व एम्परर
आर करके एक हमारे पास अब ट्रायल आ गया, उसका भी रिपोर्ट आ गया। सारे लोगों ने घटाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन सबकी मान्यता यह है कि अगर 35 के नीचे जा रहा है EGFR तो इसका प्रयोग सीमित कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर, हमारे यूपीडीए के सेक्रेटरी संजय अरोड़ा साहब फिर से जुड़ गए हैं, वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं। संजय अरोड़ा जी, आप अपने को अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। सर, जब हम लोग, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बिल्कुल आ रही है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब काफी बातें होती थी एंटीप्लेटलेट मेडिसिन की, प्रिवेंशन ऑफ नेफ्रोपैथी। तो आजकल ये सारी बातें डिस्कस नहीं हो रही कि क्या एंटीप्लेटलेट्स का भी रोल है? इसका एंटीप्लेटलेट का तो बहुत रोल नहीं है, हाँ, लेकिन रियोलॉजी जो ठीक करें, जैसे हमारे पास ट्रेंटॉल है, जो वो औषधि है रियोलॉजी ठीक करने वाली, ये औषधि का प्रयोग प्रोटीन की संख्या में कम करने में है। और हमारी जो 1980 और के बीच में नेफ्रॉन में हमने ये लेख लिखा था, और मैं भी देख रहा था इसमें तमाम बार बार में हमारे पास रेफरेंस आते हैं, यह औषधि सान्द्रता विस्कोसिटी को प्रभावित करती है, इसलिए प्रवाह को ठीक करती है। तो आप इनको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे पास बताया ना, क्योंकि बेहतर औषधियां हैं, तो अब शोध आगे बहुत सारे हुए नहीं, इसलिए उसके बारे में बता नहीं सकते। लेकिन एस्प्रिन हमने बताया, थोड़ी संख्या में एस्प्रिन का प्रयोग लाभदायक है, ये प्लेटलेट के रुकने के ऊपर प्रवाह डालता है, और उसके ऊपर रुकने में ये चूंकि प्लेटलेट इकट्ठी नहीं हो पाती, इसलिए एंडोथेलियल में नुकसान नहीं पहुंच पाता, इसलिए माइक्रोक्लॉट या नहीं बन पाते, और नहीं बन पाते तो हमारे गुर्दे में जो हम लोग इसके साथ साथ देखते हैं फाइब्रोसिस की प्रक्रिया, ये थोड़ी धीरे पड़ जाती है। सर, क्या एस्प्रिन के स्थान पर क्लोपिडोग्रेल का प्रयोग ज्यादा अच्छा रहेगा? ऐसा कोई शोध पत्र नहीं है। नहीं। समीर, डॉक्टर समीर, एक सवाल रेमोग्लिफ्लोजिन पे है, वो तो वही है। हाँ, इसका उत्तर सर दे चुके हैं। इसका उत्तर आ ही चुका है, उसमें कुछ है नहीं। आप सब स्वतंत्र हैं इस्तेमाल करने के लिए। अगर EGFR 45 के ऊपर हो, निसंदेह करिए इस्तेमाल, उससे कम हो कतई मत करिए, सचेत रहिए। सर, एक नई दवा आई है एट्रासेंटान, जिसके ऊपर एक स्टडी हुई है रिसेंटली, जैक इनहिबिटर्स। जी सर, उसके कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? हाँ, ये प्रोटीन्यूरिया को कम करने के लिए है। ये वो सेंटान जो है, ये हमारे दो काम करती है, एक तो फाइब्रोब्लास्ट पे काम करती है, TGF बीटा पे, और दूसरा ये प्रोटीन के प्रोटोसाइट के ऊपर इसका प्रभाव अधिक है। और ये परोक्ष में ये सब के सब JAK2 इनहिबिटर्स जो हैं, ये सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और ये धीरे धीरे जो चर्बी हमारी प्रोटीन जो बाहर निकलती है उसको कम करते हैं, और साथ साथ में फाइब्रोसिस को भी कम कर सकते हैं। वो सेंटान है, और उसके साथ साथ कुछ जगहों पे माइक्रोफेनोलेट मोफेटिल भी इस्तेमाल अब प्रयोग में आ रही है, क्योंकि ये भी फाइब्रोब्लास्ट को रोकती है। लेकिन ये वो नेफ्रोलॉजिस्ट प्रयोग करते जिन्होंने गुर्दे की बायोप्सी कर ली है और इस चीज के आश्वस्त हो गए हैं कि और कोई कारण नहीं है। बिना बायोप्सी के प्रयोग आंख मूंद करके बहुत कम लोग करते हैं। सर, एक विवादास्पद प्रश्न है। अक्सर देखा गया है कि जब गुर्दा रोग हो जाता है तो मरीज सोचता है कि कहीं भी जाएं, तमाम डॉक्टरों को दिखाता है, तो वो वैद्यों के पास पहुंचता है और दूसरे पैथी के लोगों के पास पहुंचता है, और वो तमाम प्रकार की भस्म का प्रयोग करते हैं और चीजों का प्रयोग करते हैं। हम लोगों का ये मानना है, हम लोग के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में, कि ये गुर्दे को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस संबंध में हमें अपने मरीजों को कैसे गाइड करना चाहिए, उन्हें मार्गदर्शन कैसे करना चाहिए कि जिससे किसी के लिए अपशब्द भी ना कहें और उनको सही रास्ता भी मिल जाए? क्या भस्म वास्तव में गुर्दे के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है? हम भी कभी वही थे 80 साल पहले, और हमने तो अपनी फार्माकोलॉजी के किताब में पढ़ी, और हमारे अध्यापक ने, गुरु ने हमको पढ़ाई। मर्क्यूरियल पहले डायरेक्टिक हुआ करती थी, मर्सेलिल, और हमसे ये सवाल पूछा जाता था बाकायदे, सेकंड प्रोफेशनल में फार्माकोलॉजी के टीचर पूछते थे
तो ये जो मर्क्यूरियल बेस्ड डायरेटिक्स हैं ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का एकदम नष्ट कर देती हैं और इसीलिए उनका डायरेक्टिक एक्शन आता था, वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की संरचना ही समाप्त कर देती थी। तो ये जो मर्क्यूरियल जो भस्म इस्तेमाल होते हैं उसमें सब में पारद पड़ता है, इसलिए जो भस्म में पारद पड़े रसायन के साथ वो गुर्दे के लिए बहुत ही नाश करने वाली हैं और इसलिए उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने भी वहीं से सीखा, हमारे डायरेटिक का इतिहास वहीं से आता है, मर्क्यूरियल से। अब प्रश्न दूसरा है काष्ठ औषधि में। काष्ठ औषधि में जो मूत्रल औषधियां जिसको हम कहते हैं, पुनर्नवा एक औषधि जो वैद्य लोग देते हैं, ये औषधि दो जगह से काम करती है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की तरह काम करती है। हमने जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में जो हमारी बड़ी उच्च कोट की जर्नल मानी जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, हमने उसमें ये छापा हुआ है और दो शोध पत्र छापे हुए हैं, दो पीएचडी वाले लगे हुए इसमें। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जैसा काम करती है और ये फ्री वाटर क्लियरेंस बढ़ाती है, लेकिन ये बहुत प्रारंभ काल में बढ़ाती है। जब गुर्दे में सीरम, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया बहुत बढ़े तब इसका बहुत उपयोग नहीं है, क्योंकि तब हमारे पास फ्री वाटर क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट ही बचा नहीं रह जाता। इसलिए ये औषधियां तब नहीं प्रयोग की जानी चाहिए। टॉक्सिसिटी इनकी अगर हैवी मेटल है, मर्क्यूरियल है, गोल्ड है, आर्सेनिक है, ये ट्यूबुलर डिस्ट्रक्शन करती है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें कहीं कोई हमें किसी की हम निंदा नहीं कर रहे हैं। काष्ठ औषधि, पुनर्नवा जैसी ये तभी फायदा करती हैं जबकि शुद्ध आपको वाटर क्लियरेंस बढ़ाना हो और वो किसी भी तरीके से बहुत उनका अंतर सीरम क्रिएटिनिन के ऊपर नहीं आता। एक और विवादास्पद ही एरिया है, क्योंकि आप जैसा विद्वान रोज नहीं मिलेगा, इसलिए मैं फिर से पूछना चाहता हूं। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री भी हुए हैं, वो भी इसकी बात करते थे। काफी बड़ी संख्या में लोग स्वमूत्र चिकित्सा की बात करते हैं, तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल आधार है। मैनिटॉल जैसे हम लोग एज ए डायरेटिक इस्तेमाल करते हैं, एक जमाने में यूरिया भी हम एज ए डायरेटिक इस्तेमाल, ये भी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी में लिखी हुई। यूरिया अपने आप में एक तरह की ऑस्मोटिक डायरेटिक है, नंबर एक, और इसका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है तो ये बड़ी तेजी से डिफ्यूज कर जाती है। लेकिन ये वैज्ञानिक कारण इसलिए नहीं बना क्योंकि फिर इसके बाद हमारे पास शोध के इसमें कोई प्रमाण उपस्थित नहीं है। और नंबर एक, हम इसका प्रयोग तब कर रहे हैं जब हमारे मूत्र में अवरोध हो। अगर अवरोध है तो फिर उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। तो स्वमूत्र चिकित्सा हमारे लिए वैज्ञानिक तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये इतिहास में विज्ञान के अवश्य लिखी हुई है और पुराने काल में ये यूरिया को हमने प्रयोग किया हुआ है, हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, हमारे टीचरों ने भी प्रयोग किया हुआ है एज ए ऑस्मोटिक डायरेटिक। अब मैनिटॉल कोई नहीं देता, अब कहाँ देते हैं मैनिटॉल? जी, अब बहुत कम प्रयोग होता है। डॉक्टर समीर, कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में है? सर, एक कोई स्टडीज आई थी जो ये कहती थी थायमिन या बेनफोटायमिन देने से कुछ रिटार्डेशन होता है। सर, इसके बारे में कुछ? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बेनफोटियामिन, थायमिन और बेनफोटियामिन ये नर्व को रीजनरेट करती हैं, ये उसकी मेटाबॉलिज्म में आती है। तो जो हमारी इफरेंट आर्टीरियोल के परफ्यूजन को रेनिन बेस्ड रिलीज करती है मैकुला डेंसा के माध्यम से, ये उस नर्व्स को बहुत ज्यादा तो नहीं हमारे पास शोध के प्रमाण है, ये सब के सब जिसको हम एम्पिरिकल ग्राउंड कहते हैं या एनेक्डोटल ग्राउंड कहते हैं या हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहते हैं, ये इस तरह के है हमारे पास। ये बहुत हमारे पास क्लास ए एविडेंस नहीं है। ये सब की सब हमारी जो नर्व एंड टर्मिनल है अफरेंट आर्टीरियोल के, उसके रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। अफरेंट आर्टीरियोल डायलिटेशन करती हैं, इसलिए थोड़ा सा परफ्यूजन बेहतर हो जाता है। सर, एक प्रश्न और था मेरे मस्तिष्क में कि बहुधा हम लोग ये देखते हैं कि जो प्राइमरी रीनल डिजीज के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत तेजी से प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, बहुत तेजी से बढ़ता है रोग और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। परंतु डायबिटिक नेफ्रोपैथी के मरीजों को अगर हम इंसुलिन प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ कर दें, उनका लिपिड कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, तो काफी लंबे समय तक वो अपना जीवन बिता सकते हैं और काफी लंबे समय तक बीमारी को उतना तेजी से बढ़ने से हम रोक सकते हैं। क्या ये सच है सर?
हाँ, हमने पहले आपसे इसीलिए कहा कि अगर काइमल स्टील विल्सन सिंड्रोम वाली बीमारी हो गई, जो कि टाइप 1 में डिस्क्राइब है, टाइप 2 में बहुत कम ही डिस्क्राइब हुई है, तो इसमें अगर हम इंसुलिन का बहुत शुरुआत से प्रारंभ करें तो उसका एनाबॉलिक जो गुण है इंसुलिन का, वो उसका हमें फायदा मिल जाता है। नंबर 1 वो बहुत आवश्यक है, एनाबॉलिक जो हमारे फायदे की बात होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, सारी जो बीमारी का झगड़ा है दो जगह से है डायबिटीज में। एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो पेरिसाइट हैं, पेरिसाइट का अपनी जगह से हटना, दूसरा पोडोसाइट के ऊपर असर आना, ये दो हम रोकना चाहते हैं पहले, और बाद में रक्त प्रवाह वाली नलिकाओं के लिए हमारे ऊपर बात है। तो हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, एक तो हम परफ्यूजन ठीक कर रहे हैं और दूसरा हम एनाबॉलिक प्रॉपर्टी उसकी ठीक कर रहे हैं, इंसुलिन दे करके भोजन ठीक कर रहे हैं, लिपिड का मेटाबॉलिज्म ठीक कर रहे हैं, लिपिड का डिपोजिशन हम लीवर में सही जगह कर रहे हैं, एडिपोसाइट में सही जगह कर रहे हैं, मसल में सही जगह कर रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को हम रोक रहे हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को हम रोक रहे हैं, और इसके वजह से हमारे पास फ्री फैटी एसिड का निर्माण नहीं हो रहा है। मोटा मोटा ये काम हो रहा है। ये जो फैट है हमारे पास, ये उतना ही नुकसानदायक है, क्योंकि ये सीधे के सीधे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन से इसका संबंध है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस। हाँ, बोलिए बोलिए। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के मरीज बहुधा हम लोगों से प्रश्न करते हैं कि सर क्या हम लोग रोजे रख सकते हैं, क्या नवरात्रा रख सकते हैं, क्या हम लोग भी फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं? अगर सीरम क्रेटिनिन उनकी 45 से ज्यादा, EFGFR ज्यादा है, अगर एंड स्टेज रीनल में नहीं है तो वह रोजा अवश्य रख सकते हैं। अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज में है, मेंटेनेंस डायलिसिस में है, तब रोजा रखेंगे तो 12 घंटा पानी नहीं मिलेगा, और वह एक प्रश्न ऐसा है जो कि डायलिसिस के दौरान वाले मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये निर्भर करता है कितना उनका सीरम क्रेटिनिन है। सर लेकिन वो खाते बहुत है, नॉन वेजिटेरियन स्टफ बहुत खाते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए, तब रोजा रख सकते हैं। हाँ सर, रोजा वास्तव में रोजा नहीं रह गया है सर, सारे फास्ट फीस्ट बन चुके हैं, और बजाय दिन के रात में खाने का यही नवरात्रा का हाल हुआ है। बड़ी बड़ी हाँ, बिल्कुल 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 सारे फास्ट फीस्ट बन गए हैं, फास्टिंग फिजियोलॉजी खत्म हो गई है, पेरेंडियल फिजियोलॉजी बची है। एक सर प्रश्न और इसी संबंध में है, बहुधा मैं अपने बहुत सीनियर लोगों का देखता हूं पर्चा, वो लिखते हैं कि साहब लिमिटेड पानी देना है, तो क्या हमारे देश में पानी की को और कम करना चाहिए गुर्दा रोगियों को, या पानी फ्रीली देना चाहिए? यूरिनरी आउटपुट के ऊपर निर्भर करता है, और इनसेंसिबल लॉस, अगर ओलिग्यूरिया में है तो निश्चित कम करना चाहिए, एन्यूरिया में है तो बिल्कुल ही कम करना चाहिए। लेकिन अगर आउटपुट आपका जितना हो रहा है, अगर 800,000 सीसी है, उसमें इनसेंसिबल लॉस जोड़ लीजिए 500 सीसी का, उतना पानी आप पीने के लिए छूट कर सकते हैं। और अगर आप बाहर खेत में काम कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, धूप में हैं, 45-50 का टेम्परेचर है, तो इनसेंसिबल लॉस आपका बढ़ जाएगा, आप प्री रीनल में चले जाएंगे, उसको बचाने के लिए आपको पानी लेना पड़ सकता है। डॉक्टर समीर, आपका कोई प्रश्न है? डॉक्टर संजय अरोड़ा साहब, आपका कोई प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग सर का काफी समय ले चुके हैं, और हम लोग का 10 मिनट हम लोग ऊपर ही। हाँ डॉक्टर समीर, नहीं आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, सवाल तो सारे हो गए हैं, सवाल हो चुके हैं। बॉक्स में क्वेश्चन तो एक बार डॉक्टर संजय सर को धन्यवाद दे दीजिए, आपकी तरफ से उस समय आपसे बात नहीं हो पा रही थी। जी सर, बाकी जब भी सर का सेशन होता है तो कोशिश की जाती है कि बिल्कुल मिस ना हो। इनकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनकी जो डिटेल्स मिलती हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नई बातें सामने रखती हैं और कुछ ना कुछ अच्छी बातें सामने पता लगती हैं। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी, एंड थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना समय दिया और सबको अवगत कराया। डॉक्टर नरसिंह वर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम दिया और सब मैनेज करा पूरा सेशन को। एंड डॉक्टर समीर गुप्ता, वो अपना समय निकाल कर हमारे साथ आज बैठे हैं और पूरा अच्छे सवाल कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले प्रोग्राम तक के लिए फिर आपसे सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय अरोड़ा जी का, जो हमारे
यूपीडीए के सेक्रेटरी हैं, डायनेमिक सेक्रेटरी हैं। आप देख सकते हैं कि वो इस समय सड़क पर हैं, मतलब वो कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, इसके बाद भी वो हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, इसीलिए कई बार उनकी आवाज भी नहीं सुनाई पड़ी। और ये उन्होंने मुझसे प्रारंभ में कहा था कि 5 से 6 वाला समय मैं अक्सर यहाँ से वहां जाता रहता हूँ, लेकिन मैं जुड़ूंगा जरूर। तो उन्होंने अपना वादा निभाया है। मैं एक धन्यवाद की कड़ी में और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे वो सुधी लोग जो जुड़ रहे हैं, लगातार दूसरे प्रदेशों से लोग जुड़ रहे हैं और उनका हमें आशीर्वाद मिल रहा है, लगातार वो जुड़ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद देते हुए आप सबको एक बार फिर 21 जुलाई को पुनः आमंत्रित करता हूं अगले एपिसोड में फिर से। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी साहब, समीर गुप्ता साहब, संजय अरोड़ा साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरसिंह वर्मा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, और बहुत अच्छी तरह ये चल रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। और सर तो गुरुओं के गुरु हैं ही हैं, तो वो तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। देवों के देव महादेव तो गुरु कमलाकर गुरु त्रिपाठी सर। ठीक है सर, तो धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम लोग यही समाप्त करते हैं। अच्छा, थैंक यू केरलेट थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म। रात्रि।